Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome back again in the Mahara classes. A very happy new year to all of you. नया साल आया है इस उम्मीद से कि हम इस नए साल में अपने अपने गोल्स, अपने अपने अचीवमेंट्स, अपने अपने रिजल्ट्स को बहुत अच्छा करें और उस रिजल्ट्स को बहुत अच्छा करने के लिए हमको प्रिपरेशन करनी है एंड फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन जो है आज का सेशन रखा गया है क्योंकि रिसेंटली ही एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन दी है आप लोगों को, जो कि एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है न्यू ईयर के लिए। इससे बेस्ट गिफ्ट फॉर अ स्टूडेंट एस्पिरेंट हो ही नहीं सकता जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है आप लोगों को एमपीपीएससी ने, सो उसको ग्रैब करिए। तो क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या उसके प्रोसीजर है, आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों पे टारगेट करना चाहिए, पूरे नोटिफिकेशन के बारे में थॉरोली जानेंगे। कितने पोस्ट आए हैं, क्या क्या सिलेबस है, उसका डिस्कशन करेंगे। आप उसको प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, हम आप लोगों के लिए इस न्यू ईयर में क्या लेके आए हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट किया जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है एमपीपीएससी के इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में, दैट इज़ द नेगेटिव मार्किंग। उसके बारे में भी थॉरोली डिस्कशन करेंगे। सो बिगिन करते हैं सेशन को। वेलकम यू ऑल वंस अगेन एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कशन करेंगे अबाउट द पेपर, है ना, कि पेपर क्या होता है, कैसा होता है। उसके बाद हम कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं उसके बारे में देख लेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस। जो सिलेबस है आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर, हम थॉरोली जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से ही बाउंड रहेंगे, फिजिक्स के बारे में ही ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। देन जो नेगेटिव मार्किंग आई उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड हम आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहे हैं इन दी न्यू ईयर, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून, पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले अबाउट द पेपर। तो पेपर जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार बता देती हूँ कि दो पेपर होता है। एक होता है आप लोगों का पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, ठीक है। तो ये जो पेपर है ये जनरल पेपर है जो सब सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन होता है। इसमें पूरा एमपी ओरिएंटेड होता है। एमपी का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना, एमपी का पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मतलब एमपी ओरिएंटेड होता है पूरा, जो कि जनरल पेपर है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट पेपर, तो नेक्स्ट पेपर जो है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो जैसे कि हमारे लिए फिजिक्स है। फर्स्ट पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 50 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ ईच क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। पेपर 2 में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। देखो वेटेज कितना ज़्यादा है ना। और इसमें भी हर क्वेश्चंस के लिए जो है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। सारे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें से कोई एक ही आंसर जो है करेक्ट होता है। तो ये ओवरऑल पेपर है जैसा आता है। पेपर 1 होता है 1 घंटे का। देन उसके बाद जो है आप लोगों का पेपर 2 होता है जो कि 3 घंटे का होता है। ये 1 आवर का होता है पेपर 1, ठीक है, एंड ये होता है 3 आवर्स का आप लोगों का पेपर 2, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर। एक पेपर 1, एक पेपर 2, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी नंबर ऑफ पोस्ट। तो आप लोगों के लिए इस बार जो नंबर ऑफ पोस्ट आई है फॉर दी एमपी एपी 2026 फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें, तो सबसे पहले तो ये इस बार का जो नोटिफिकेशन है इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि लगातार हो गया है कि 22 की वैकेंसी आई है, 24 की आई है और अब 26 की वैकेंसी आई है। तो बहुत ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, पोस्ट तो डेफिनेटली होंगी, बट ये आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मे भी शायद जो है इसके बाद 1-2 साल आप लोगों को वेट करना पड़े फॉर दी नेक्स्ट। मैं एकदम मुझसे नहीं बोल रही हूँ, बट मे भी चांसेस है, क्योंकि अभी कंटिन्यूटी में पीएससी जो है पेपर करा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और काफ़ी जो है नंबर ऑफ सीट्स आ रही है। आप देख सकते हैं कि टोटल 120 सीट्स हैं, है ना। इसके पहले वाला जो पेपर हुआ था 22 का, उसमें 119 सीट्स थी, और जो 24 का था उसमें भी 200 के अप्रॉक्स सीट्स थी। तो काफ़ी सारी सीट्स जो हैं एमपीपीएससी जो है ला रहा है। सो इसको आप लोगों का फाइनल
समझ के प्रिपरेशन करना, क्योंकि शायद लाए शायद ना लाए। तो इसको आप लोग ये मत सोचना कि अभी तो 2 बार से आ रही है, फिर तीसरी बार आ गई है, ठीक है इसको कर लेंगे। इसको एज अ फाइनल चांस आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर बनता हुआ देखने के लिए, ठीक है। सो इसको उसी तरीके से ट्रीट करना है। सो टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पोस्ट, तो यूआर के लिए 32 पोस्ट है, विच इज़ गुड। फिर एससी की 19 पोस्ट आई है, एसटी की 24 पोस्ट आई है एंड ओबीसी की 33, ईडब्ल्यूएस की 12। अब उसमें भी जो अतिथि विद्वान हैं, जो एमपी में पढ़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए, अतिथि विद्वानों के लिए रिजर्व सीट्स होती है। तो आउट ऑफ 32 जो है 8 सीट्स इनके लिए रिजर्व्ड है। वैसे ही एससी एसटी के लिए रिजर्व्ड है 5 एंड 6, ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है। देन जो वहीं की डोमिसाइल गर्ल्स होती हैं, जो मूल निवासी एमपी की हैं, फीमेल अभ्यर्थियों के लिए ये होता है, तो उसमें रिजर्व्ड हो जाती है, दैट इज 11, मतलब 11 और 8 तो यही हो गया। तो बाकी का बचा जो है वो फिर मेल है या अदर स्टेट्स वाले उन लोगों को जाती है सारी चीज सीट्स, ठीक है। और एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ 87 एंड 13%। बट आप लोगों को बस ये टारगेट करना है कि सीट्स कुछ भी हो, आप लोगों के लिए सिर्फ एक सीट है, कि मुझे बस वो एक सीट चाहिए। कितनी सीट से, नंबर ऑफ सीट से उससे आपको लेना देना नहीं है। यू फोकस कि हमको एक सीट चाहिए अपने सिलेक्शन के लिए और उसी के लिए हमको प्रिपरेशन करनी है, दैट्स ऑल, ठीक है। किसको कितना रिजर्वेशन मिल गया है, किसको क्या मिल गया है, ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल नहीं देखनी। हमको बस ये फोकस करना है कि हमारे लिए सिर्फ एक सीट है और वो सीट मैं लेके रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सिलेबस डिस्कशन करते हैं। सो सिलेबस डिस्कशन के लिए मैं पीडीएफ खोल लेती हूँ, है ना। 1 मिनट में पीडीएफ ओपन कर लेती हूँ, दैट इज ठीक है। तो आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मैं थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ सो दैट आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से दिखते रहे, है ना। सो सिलेबस में जैसे कि तो सिलेबस में क्या है, सिलेबस में आप लोगों को क्या बोलते हैं 10 यूनिट्स होती हैं, है ना। सिलेबस में आप लोगों की 10 यूनिट्स होती हैं एंड 10 यूनिट्स के बेसिस पे सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, ओके। तो सबसे पहले जो यूनिट है दैट इज द मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, है ना। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स जो कि हम सेट के दौरान भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो डायमेंशनल एनालिसिस है, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा। तो ये मोस्ट ऑफ दी जो सिलेबस होता है ये इन लोग डिज़ाइन करते हैं, जो हमारा एमएससी का सिलेबस होता है, जो हम पढ़ते हैं पूरे 2 साल 4 सेमेस्टर में, और थोड़ा पोर्शन बीएससी का लिया जाता है। मतलब मोस्टली सिलेबस जो है वो उसी से ओरिएंटेड होता है। कुछ कुछ चीज़ें नई ऐड ऑन की गई है, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐड ऑन की गई है, ठीक है। तो एक बार सिलेबस को थॉरोली देख लेते हैं। सो मैथमेटिकल फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस है, देन वेक्टर अलजेब्रा है, देन वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, है ना, मैट्राइसेस है, केले हैमिल्टन थ्योरम, देन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। देन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है। फिर इसमें फोरियर सीरीज हो गया, लैपलास सीरीज हो गया, लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाता है यहाँ से। ये पूरा आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आ जाता है कंप्लीट। फिर थोड़ा एलिमेंट्री टॉपिक है टेंसर के बारे में और ग्रुप थ्योरी के बारे में है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद आता है हमारा दैट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जितने भी ये पूरा पोर्शन जो है आप लोगों का न्यूमेरिकल एनालिसिस का है। ये किसका है, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, ठीक है। जिसमें कंप्यूटेशनल टेक्निक्स बोल दो या न्यूमेरिकल एनालिसिस बोल दो, तो रूट्स फाइंडिंग करने का, है ना। फिर आपका इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। एंड उसके बाद आता है आपका
प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। तो ऐसे करके जो है आपका मैथमेटिकल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक, ये हम यूजुअली बीएससी लेवल पे पढ़ते हैं, है ना। ये चीज़ें इनमें मोस्टली जो है ये हमारा एमएससी का पोर्शन है। ठीक है, ये बीएससी में हम पढ़ते हैं, बाकी ये हमारा एमएससी का पोर्शन है मोस्ट ऑफ दी। ऐसे लैप्लास तो हम बीएससी में पढ़ते हैं, फोरियर भी हम बीएससी में पढ़ते हैं, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है हम एमएससी में। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें बीएससी के सिलेबस से, कुछ कुछ चीज़ें एमएससी के सिलेबस से, तो इससे हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज द क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कंप्लीटली वही सिलेबस है जो हमारा एमपी सेट में है ना, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम एमपी सेट की प्रिपरेशन जो जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं सेम है। न्यूटन्स लॉ है आपका, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है। ठीक है, फिर वेरिएशनल प्रिंसिपल, लेग्रांजन हो गया, हैमिल्टोनियन हो गया। ठीक है, और लास्ट में आपका एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई। ठीक है, तो ये सारे सिलेबस जो है ऑलमोस्ट आपका जो सेट का सिलेबस है वैसी टाइप का सिलेबस है, बस क्वेश्चन जो है थोड़े से डेप्थ में आते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। नेक्स्ट यूनिट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इलेक्ट्रोस्टैट एक यूनिट हो गया, मैग्नेटोस्टैट हो गया, उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन हो गया, और ये जो है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, है ना, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, जिसमें अलग अलग मीडियम में हमारे जो है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो भी इक्वेशंस हैं, ये मैक्सवेल्स हो गया। एंड दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे आ जाता है वेव गाइड्स, वेव गाइड्स आ जाता है। और आपका या ये बोल सकते हैं कि जब हमारा एक्सेलरेटेड चार्जेस होते हैं, तो एक्सेलरेटेड चार्जेस के बारे में, उसके ट्रांसमिशन लाइन, उसकी पोटेंशियल के बारे में, या रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्जेस, वो यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिट 3। देन आता है यूनिट 4 है क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, कम्यूटेटर अलजेब्रा हो गया, है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर आता है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है, फिर मोशन इन सेंट्रल पोटेंशियल, मतलब ये एप्लीकेशन वाला पोर्शन हो गया, ये भी एप्लीकेशन है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन है 1D बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, टनलिंग थ्रू बैरियर, और सेंट्रल फोर्स में आपका हाइड्रोजन एटम आता है ना, ये देखो हाइड्रोजन एटम आया। देन ये आपके अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स आ गए, है ना, अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स जिसमें हम WKB हो गया, वेरिएशनल हो गया, पर्टर्बेशन हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे आता है आपका एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। इसके पहले जो था वो सारा बेसिक था, बट ये एडवांस क्वांटम में आता है, जिसमें हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं, है ना, रिलेटिविस्टिक, जिसमें आपका फर्मीज गोल्डन रूल और डिराक इक्वेशन, है ना, तो ये सारा आपका रिलेटिविस्टिक में आता है, क्लीन गॉर्डन इक्वेशन। तो ये ऊपर का पोर्शन क्या था, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, और ये क्या था अपना एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है 5th यूनिट, दैट इज थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल। तो इसमें सिर्फ इतना पोर्शन जो है ये आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स का है ना, थर्मोडायनेमिक्स का है। इसके अलावा ये जो पूरा पोर्शन है ये आप लोगों का स्टैटिस्टिकल का है। देन ये जो है आपका रैंडम वॉक, मतलब ये आपका थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाला, मतलब ये उस टॉपिक में आ जाता है। ठीक है, तो क्या क्या है, मैक्सवेल्स रिलेशन है, केमिकल पोटेंशियल, फिर तीनों एनसेम्बल्स दिए हुए हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फिर क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स दिया है, फर्मी, डिराक, बोस, आइंस्टाइन, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन टू नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस, डिफ्यूजन इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद 5th यूनिट आता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स आता है ना। इसके आपके सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस, जितने भी सेमीकंडक्टर है, जंक्शन, ट्रांजिस्टर, फेट हो गया, है ना, होमो हेट्रो जंक्शन डिवाइसेस हो गया, फिर डिवाइस स्ट्रक्चर, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस एंड एप्लीकेशंस हो गए, फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया आपका, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, फिर डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ये एक नया टॉपिक ऐड होता है ना,
क्योंकि ये चीज़ जो है आती है हमको, सेट में भी आती है, बट इसको एक अलग से यूनिट में कंसीडर कर दिया गया है। ये चीज़ जनरली लीस्ट स्क्वायर फिटिंग, लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व फिटिंग, ये मैथमेटिकल का पोर्शन होता है, बट यहाँ पे स्पेशली इसको अलग कर दिया, मतलब इससे क्वेश्चंस आएंगे और आते भी हैं, देखने को तो मिला ही है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन है, मतलब बेसिक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए हमको कौन कौन सी थ्योरीज पता होनी चाहिए, उसके एरर्स निकालना है, उसकी प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमको कौन कौन से मेथड्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में है, जो कि एक नया यूनिट होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और सबका ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होता है, मान के चलिए। तो क्या क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट एरर्स, मतलब एरर्स के एनालिसिस करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। फिर प्रोपोगेशन ऑफ एरर, एरर कैसे कैसे बढ़ता है। फिर लीस्ट स्क्वायर फिटिंग, लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व फिटिंग, काई स्क्वायर मेथड, ये सारे वो मेथड्स है जो एरर को रिड्यूस करने के लिए या पता करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में मर्ज रहता है, लेकिन यहाँ पे देखो अलग से यूनिट दे दिया है आप लोगों को, ठीक है, कि टेम्परेचर, प्रेशर, वैक्यूम, मैग्नेटिक फील्ड, वाइब्रेशन, ऑप्टिकल एंड पार्टिकल डिटेक्टर, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की क्या फ़र्क पड़ता है ट्रांसड्यूसर में, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारे एप्लीकेशन पोर्शन की सारी चीज़ें हैं, है ना। मेजरमेंट एंड कंट्रोल, सिग्नल कंडीशनिंग, रिकवरी एंड इम्पिडेंस मैचिंग, ये सारी चीज़ें किसमें, ट्रांसड्यूसर, मतलब एक पूरा का पूरा टॉपिक जो है ट्रांसड्यूसर के ऊपर है। तो ट्रांसड्यूसर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एम्पलीफिकेशन के लिए कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़, तो किस में एम्पलीफिकेशन, क्या एम्पलीफिकेशन करता है, कैसा एम्पलीफिकेशन करता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, फीडबैक लगाने का क्या काम होता है, फिर फिल्टर्स और नॉइस रिड्यूस करना है तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होती है, शील्डिंग एंड ग्राउंडिंग क्या होता है, क्या करने से क्या बेनिफिट होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम वैसे ही पढ़ते हैं, फिर लॉक इन डिटेक्टर हो गया, बॉक्स कार इंटीग्रेटर हो गया, एंड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, मतलब मॉड्यूलेट करना, जिसमें पल्स मॉड्यूलेशन, आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स है, उसके बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, यूनिट 8, ठीक है। सो इसमें ये पूरा पोर्शन जो है आपका एटॉमिक फिजिक्स का है ना, एंड ये जीमन इफेक्ट तक, और ये जो है ये आपका वाइब्रेशनल, ये आपका मॉलिकुलर फिजिक्स का है, ठीक है, ये आपका मॉलिकुलर फिजिक्स का है। तो उसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन, स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड अल्कीली एटम, रिलेटिविस्टिक करेक्शन है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, जे कपलिंग, एलिस कपलिंग, जीमान इफेक्ट, पार्शन-बैक इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक, एनएमआर, ईएसआर, है ना, और रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रमन स्पेक्ट्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल और उसके सिलेक्शन रूल, यस, ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर लेज़र आ जाता है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये लेज़र का टॉपिक है ना, क्योंकि एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स में लेज़र भी इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट यूनिट है दैट इज द कंडेंस मैटर फिजिक्स, या सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी बोलते हैं इसको, है ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। तो बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, ये सारा कुछ अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया। फिर बॉन्डिंग इन द सॉलिड्स, है ना, फोनॉन के बारे में कॉन्सेप्ट है, लैटिस और फोनॉन का इंटरेक्शन है, स्पेसिफिक हीट है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, फोनॉनिक स्पेसिफिक हीट, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स हैं। रूड मॉडल हो गया अपना, ठीक है, समरफील्ड मॉडल होता है, हॉल इफेक्ट है, फिर अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फिर बैंड थ्योरी आ जाती है ना, जिसमें क्रॉनिक पेनी मॉडल है, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट। और फिर ये लास्ट में आता है आपका सुपर कंडक्टिविटी, और एक ये क्वाशी क्रिस्टल्स एंड कंडक्टिंग पॉलीमर्स जो है ये एक नया टॉपिक है, मतलब ऑर्डर्ड फेज ऑफ मैटर, ट्रांसलेशन एंड ओरिएंटेशनल ऑर्डर काइंड्स ऑफ लिक्विड, ये एक नया एडिशनल टॉपिक है जो आपका एमपीपीएससी में जुड़ा है अपार्ट फ्रॉम योर
एमपी सेट एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज लास्ट यूनिट, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिसिस्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक नई, इसमें भी नया चीज़ जुड़ा है, दैट इज़ ये तो हमारा न्यूक्लियर का पोर्शन है सारा जितना हम पढ़ते हैं, है ना। ये हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाता है, ये अपना न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। एंड ये हमारा जो है पार्टिकल फिजिक्स हो गया। नहीं, पार्टिकल फिजिक्स, हाँ पार्टिकल फिजिक्स हो गया। उसके बाद आता है, पार्टिकल फिजिक्स का बहुत टॉपिक नहीं है, ये भी पार्टिकल फिजिक्स में आता है, दिस इज ऑल्सो इन पार्टिकल फिजिक्स। ये पार्टिकल फिजिक्स का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका है, आपका न्यूक्लियर का है, ये न्यूक्लियर का पोर्शन है, ये पार्टिकल का नहीं है। दिस ऑल्सो कम्स अंडर न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर का पोर्शन है। ठीक है, तो क्या क्या मॉडल्स हैं, अलग अलग बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, उसके मॉडल्स। ठीक है, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, फिजन फ्यूजन है, फिर न्यूक्लियर फोर्सेस, अलग अलग न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज, फिर सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो कि कलेक्टिव मॉडल में भी आता है, और शेल मॉडल के थ्रू भी हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को करते हैं। इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी आता है। फिर सारे डिके हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, उनके सिलेक्शन रूल है, कंपाउंड न्यूक्लियाई है। ठीक है, एंड यहाँ पे अपना एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स है, सारे आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल, तो वो सारी चीज़ें हैं। और एक रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स है। और एक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कंट्रीब्यूट हुई है जो कि आपकी एमपी सेट में नहीं होती, जो कि है हमारे यहाँ के फिजिसिस्ट, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट और ग्रेट थिंकर्स, जो कि इन्होंने इंक्लूड किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट, वारामीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य टू एस्ट्रोफिजिक्स इन एंशिएंट टाइम, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज इन इंडिया। मतलब पुरानी कौन कौन सी ऑब्जर्वेटरी थी, जैसे आपकी बहुत पुरानी की बात करें तो तक्षशिला, नालंदा टाइप्स की, और अभी की कौन कौन सी ऑब्जर्वेटरीज है ना। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिजिसिस्ट जैसे जेसी बोस, सीवी रमन, एसएन बोस, मेघनाथ शाह, होमी बाबा, विक्रम साराभाई, राजा रमन, जेवी नलनिकर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फिजिसिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिसिस्ट है जिन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। इनके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, बट ये क्वेश्चंस जो है थियोरेटिकली आते हैं कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इनकी थ्योरी क्या बताती है, दैट एंड ऑल। ठीक है, तो ये सिलेबस का डिस्कशन हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये चीज़। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आता है नेगेटिव मार्किंग का। यस, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा नया चीज़ है। पहले जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अभी नेगेटिव मार्किंग होने के लिए मतलब उन्होंने हमको नोटिस दिया हुआ है। वहाँ मेंशन नहीं है कि कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, बस उन्होंने बोला है कि आगे के जो नोटिफिकेशन आएंगे उसमें ये पता चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, बट उन्होंने बोला है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जैसे कि आप लोगों का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है ना, 1 क्वेश्चन होता है, तो शायद या तो वो लोग 1/3 नेगेटिव मार्किंग रख सकते हैं या 1/4 रख सकते हैं, है ना, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे मेरे हिसाब से। तो इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि मोस्टली जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग पेपर होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो उनमें भी ऐसी 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो मोस्टली चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी जाए, 1/4 भी रख सकते हैं। और रही बात नेगेटिव मार्किंग से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग के मन में डर रहता है ना, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट नेगेटिव मार्किंग होना एक बहुत अच्छी बात होती है। कई बार लोगों का तुक्का बहुत अच्छा चले जाता है, बट उससे जो एक्चुअली में जेन्युइन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा उस चीज़ का लूपहोल झेलना पड़ता है, उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग होना, एक जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, जिसके पास सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो वो नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरेगी, क्योंकि वो उसके फेवर में है।
है ना, क्योंकि जो कम पढ़ा है, मान लो किसी ने 5 यूनिट पढ़ा है, किसी ने 6 यूनिट पढ़ा है, तो वो 5 में तुक्का मार के आएगा, भले उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ये 4 में करके आएगा। तो चांसेस इसके, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई किया है ना, लेकिन इसके तुक्के अगर सही लग गए तो हो सकता है वो इसको बीट कर जाए। तो ये उन लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाती है जो बहुत मेहनत करते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग जो है एक बहुत अच्छा चीज़ लेके आई है एमपीपीएससी, जो कि होना चाहिए। एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स के लिए नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत अच्छा एग्जाम है, डायरेक्ट जॉब रिक्रूटिंग एग्जाम है ना। लोगों का सपना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो इसीलिए जो है नेगेटिव मार्किंग रखना। आप लोग बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी सारे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, थॉरोली रिवाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ें करेंगे, उनको नेगेटिव मार्किंग से डरने की ही ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग से केवल वही डरेगा जो सिलेबस पढ़ेगा नहीं या जिसकी कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग एक अच्छा चीज़ है जो एमपीपीएससी लेके आई है, ठीक है। एंड हम आप लोगों के लिए न्यू ईयर एक गिफ्ट लेके आए हैं, है ना, न्यू ईयर ऑफर है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का आ गया है नोटिफिकेशन, और आप लोगों की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए और अच्छा करने के लिए जो है हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। उसके बारे में डिटेल्स आप लोग को जानने के लिए मिलेगी। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस कोर्सेज में क्या होगा। तो इस कोर्सेज में जो है हम लाइव क्लासेस लेंगे, है ना, जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जो है अवेलेबल होगी, है ना, एंड रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी। और थॉरोली पूरा सिलेबस का कवर किया जाएगा, पूरा सिलेबस जो है कवर किया जाएगा थॉरोली, जितना भी है। उसके बाद आप लोगों के, जैसे मान लो एक यूनिट ख़त्म हो गया है, तो एक यूनिट ख़त्म होने के बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा सिलेबस है, इसके बारे में और डिटेल जो है हमने प्लान कर लिया है, बस इसका सारा चीज़ को और डिटेल और फाइन करने की थोड़ी सी वो थी। तो क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया था इसलिए वीडियो बनाया हमने। तो इसके कोर्स के बारे में और अच्छे से बताएंगे। इसकी फ़ीस जो रखी गई है फॉर न्यू ईयर को देखते हुए, हमने इसकी फ़ीस 2999 रुपीज़ रखी है ओनली, जिसमें कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन होगा। पूरे 10 के 10 यूनिट्स पढ़ाए जाएंगे। जो जो एडिशनल चीज़ें हैं जो कि मैंने बताया जो सेट में नहीं थी, वो सारी चीज़ों को थॉरोली बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट्स में नोट्स मिलेंगे, है ना। और क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन बहुत थॉरोली होगी, तो ये चीज़ आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगी, है ना। क्योंकि हम जब सिलेबस को थॉरोली पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं एट द टाइम ही बताऊंगी, ताकि जब इंटरव्यू के बारे में बात आएगी तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी, है ना। इस कोर्स में आपको इंटरव्यू के बारे में भी सारी चीज़ें, मतलब जैसे कई बार हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कई बार वो टॉपिक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन जो है, इसके क्वेश्चंस कम आते हैं बट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे टाइप के हम डिस्कशन करेंगे। आपकी रेगुलर क्लासेस होगी, रेगुलर 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस ली जाएगी हर दिन, जो कि लाइव होगी और रिकॉर्डेड में अवेलेबल होगी। अगर कोई मिस कर जाता है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो बाद में देखने के लिए। और पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है हर यूनिट के बाद रखे जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि उसको आप लोग कोशिश करना कि सारे क्लासेस को लाइव देखना, क्योंकि लाइव देखने में एक बेनिफिट ये होता है कि आप लोग उस टाइम पे ही सारे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर पीवाईक्यूज जो है हमारा जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जब हमारा एग्जाम होने के विदिन 1-1.5 महीने जितना बचेगा, तो हम सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे, अंदर रिविजन करेंगे। तो दिस इज ऑल द ओवरव्यू ऑफ द अपकमिंग कोर्स जो हम आपके लिए लेके आएंगे फॉर द एमपी सेट फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसर। और आप लोगों के लिए अभी एमपी सेट का, क्योंकि अब आप लोग एग्ज़ाम तो देंगे, तो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? या तो आप लोगों को क्या बोलते हैं, नेट या सेट होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, है ना।
तो अभी MP सेट आ रहा है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जिन लोगों का नेट क्लियर नहीं है, जिन लोगों की PhD नहीं है, जो बहुत इनिशियल हैं, अभी जस्ट MSc पास आउट हुए हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, MP सेट क्लियर करिए एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। तो उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करिए। तो इसके लिए हम एक कोर्स लाए हैं, मतलब वीडियो सॉल्यूशन का कोर्स है जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल रहा है ना। वीडियो सॉल्यूशन का कोर्स है जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसमें हम जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं, तो जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हम उसमें अपलोड किए, टेस्ट सीरीज का कोर्स है ये। तो उस टेस्ट सीरीज़ के कोर्स में हम टेस्ट के साथ साथ उसी टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड किए हैं। तो उसमें आप लोगों का यूनिट वाइज टेस्ट है ना, यूनिट वाइज टेस्ट है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, या नेक्स्ट स्लाइड इधर लिखती हूँ, है ना। आप लोगों का इसमें यूनिट वाइज टेस्ट है, मिक्स्ड टेस्ट है, मिक्स्ड टेस्ट है एंड आप लोगों की FLT है। और ये सारे के सारे सॉल्यूशंस को वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में दिया गया है। और क्योंकि न्यू ईयर चल रहा है, इसका 499 रुपीज़ जो है इसका ओरिजिनल प्राइस है, बट क्योंकि जो है ऑफ़र है और न्यू ईयर है, तो आप लोगों के लिए 50% ऑफ रखा गया है ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर। एंड कूपन कोड है न्यू ईयर 2026, ये आप लोगों का कूपन कोड है। ये आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। और इसमें मैंने कोशिश की है कि वीडियोस के थ्रू जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ उसको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं जो कि ऐप में डले हुए हैं। एंड और फर्दर कोई भी चीज़ जानना है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। एंड कुछ स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे ग्रुप में, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए थे और वैसे भी इन जनरल जो है क्वेश्चंस आए थे कि जो MSc अपीयरिंग स्टूडेंट्स है, क्या वो लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। तो वो लोग एग्ज़ाम फॉर्म तभी भर सकते हैं, पहली क्राइटेरिया तो ये है कि एग्ज़ाम के फॉर्म का लास्ट डेट से पहले उनके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए। अगर MSc का रिज़ल्ट है उनके पास एग्ज़ाम के अपना फॉर्म के लास्ट डेट से पहले, तो वो भर सकते हैं। दूसरी चीज़, उनके पास सेट भी होना चाहिए। अगर उनके पास सेट एलिजिबिलिटी में है, या तो सेट है, नेट है ना, तो अगर वो एलिजिबिलिटी वो फुलफ़िल करते हैं और उसके बाद अगर MSc नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उस डेट के पहले तक भी MSc नहीं है आप लोगों की, तो आप लोग हाई कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं। तो एक चीज़ के लिए हाई कोर्ट परमिशन दे देगा, बट दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए नहीं देगा। या तो आपके पास MSc है तो दूसरी चीज़ के लिए आप लोगों को क्राइटेरिया दे सकता है वो, लेकिन आपका वो डेट से पहले होना चाहिए। MSc आपका तब ख़त्म हो जाना चाहिए, या आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, जब MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर का लास्ट डेट है उसके पहले, ठीक है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड कुछ भी क्वेरी रहती है, कुछ भी चीज़ जानना है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।